So, good morning everyone. Today we will discuss about the Integrity Pact. तो इंटीग्रिटी पैक्ट आखिर है क्या और ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटीग्रिटी पैक्ट की, तो ये बेसिकली घूस या फिर हम बोले करप्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये लास्ट ईयर दिसंबर में भी न्यूज़ में था और ये अब दोबारा से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है जानते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है हैज अमेंडेड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर on adaptation of Integrity Pact in the government organizations for procurement activities and restricted the maximum tenure of integrity external monitors to the 3 years in an organization. Basically क्या हुआ है, जो CVC जो होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो नजर रखती है हमारे जो मिनिस्ट्रीज होती है उनके अंदर जो कुछ चीजें हो रही होती है, जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है PSU, उनके अंदर जो चीजें हो रखी होती है उस पर वो नजर रखती है कि कुछ भी इलीगल या करप्टेड चीजें ना हो। ठीक है, तो उन लोगों ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो थे इंटीग्रिटी पैक्ट के उसको चेंज किया है, उनमें उन एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाए हैं। इसके अलावा उन लोगों ने इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स को भी 3 साल का टेन्योर दे दिया है। इंटीग्रिटी एक्सटर्नल मॉनिटर्स क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो more about the news, Integrity Pact envisages a panel of independent external monitors approved for the organization. Basically उन लोगों ने independent external monitors जो ये जो लोग होते हैं, मतलब इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो इनको भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रूवल का दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा IEM यानी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स रिव्यूज इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली वेदर and what to the parties have complied with their obligation under the pact. तो इसमें यही बात की है कि उन लोगों के पास अब एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगा, एक इंडिपेंडेंट जजमेंट होगी अकॉर्डिंग, मतलब वो प्रॉपरली जज कर सकेंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इंटीग्रिटी पैक्ट, इट इज अ विजिलेंस टूल दैट इन्वेजेस एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव बिडर। प्रोस्पेक्टिव बिडर क्या होता है, जो बिडिंग में इंटरेस्टेड होता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब जैसे अगर मैं चाहती हूँ, मैं एक गोल्ड रिंग खरीदना चाहती हूँ, तो मैं प्रोस्पेक्टिव बायर होंगी जब मैं उस शॉप पे जाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने खरीदी नहीं है बट मैं खरीदने की इच्छा रखती हूँ। तो प्रोस्पेक्टिव वर्ड उन चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोस्पेक्टिव वेंडर्स या बिडर्स जो अभी खरीदने में इंटरेस्टेड है या बिडिंग में इंटरेस्टेड है, और द बायर committing both the parties not to exercise any corruption, influence or any suspect of the contract. इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो बिडिंग होगी या कोई भी कोऑपरेटिव वर्ड से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, उसमें क्या है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो PSUs होते हैं उन कॉर्पोरेट वर्ड से रिलेटेड कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उनमें एटलीस्ट करप्शन ना हो, इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। ये पैक्ट मेनली करप्शन के लिए ही है। It implements is assured by the IEM who are the people of unimpeachable integrity. The IP sets out rights and obligation of the parties involved in the public contracts as well as IAM. अब ये क्या है, ये rights और obligation set करता है, यानी अब इसकी एक वर्किंग भी आ गई कि rights और obligation set करता है public contracts के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्या है, IP is both एज लीगल डॉक्यूमेंट एंड अ प्रोसीजर। जो इंटीग्रिटी पैक्ट है ये लीगल डॉक्यूमेंट का भी काम करेगा और ये प्रोसीजर का और ये प्रोसेस का भी काम करेगा, यानी जो प्रोस्पेक्टिव बायर या उससे रिलेटेड कोई भी मतलब प्रोसेस होगा उसमें ये मैंडेटरी होगा। इज ऑल्सो अडेप्टेबल टू दी मैनी लीगल सेटिंग्स, मतलब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट का भी काम करेगा और ये एक प्रोसेस का भी पार्ट है, यानी ये मैंडेटरी है। IP was developed by the Transparency International in 1990s। मतलब कैसे ये इंटरनेशनली स्टार्ट हुआ उसका बता रहे कि 1990s में स्टार्ट हुआ। अब CVC, इस कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये 1964 में सेट हुई थी on the recommendation of committee on the prevention of corruption to advise the guide central government agencies of the field of vigilance. Basically इंडिया की सबसे most important committee है when it comes to corruption, यानी ये corruption से related बहुत important और significant commission है। अगर corruption की बात आएगी तो वहाँ CVC का जिक्र होगा ही होगा। CVC is a statutory body। statutory body वो body होती है जो एक पार्लियामेंट के स्पेशल ऑर्डिनेंस के अंदर बनती है। ठीक है, for preventing corruption in the central government. CVC in 2008 recommended adaptation of IP to all the secretaries of GOI, all CMDs, PSU, PSB and all CVZO and provided basic guidelines for the implementation in the respect of the major procurement in the government organization. Basically क्या था, CVC ने IP एक्ट को रिकमेंड किया था
थ्रू दी GOI यानी सेक्रेटरीज ऑफ GOI के थ्रू 2008 में IP एक्ट को रिकमेंड किया था, किसको? PSUs को, PSB को, CVOs को। ओके, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ IP। इंटीग्रिटी पैक्ट के एडवांटेजेस क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी पहले क्या होता था कि जब CVC जब एक एक चीज की इनविजिलेंस करती थी ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। अब जब इंटीग्रिटी पैक्ट होगा, ये ऑलरेडी एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में आपके प्रोसेस में एड ऑन हो गया, तो उसके बाद आप बहुत कम टाइम लगेगा, यानी आप डायरेक्ट उससे एज अ लीगल डॉक्यूमेंट ट्रीट करोगे, ना कि आपको वहां से मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वहां से एक मतलब एक ग्रीन फ्लैग का वेट नहीं करना पड़ेगा, ये आपके डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में है। इंप्रूवमेंट इन द इमेज एंड जनरल परसेप्शन ऑफ द कंपनी। अभी अगर कंपनी और प्रोस्पेक्टिव बायर के बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की भी इमेज इंप्रूव करेगा, क्योंकि कंपनी इस डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी कर देगी फॉर द प्रोस्पेक्टिव बायर, तो कहीं ना कहीं एक कंपनी की भी इमेज पे अच्छा फर्क पड़ेगा। रिड्यूस लॉ सूट्स, यानी अब जब पहले से ही इंटीग्रिटी पैक्ट्स मतलब पहले से ही ऐसी लीगल चीजें वो होंगी, तो सबसे पहले क्या कम होंगे? केसेस कम होंगे, फ्रॉड्स कम होंगे, तो ऑब्वियसली स्मूदन्स द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, अवॉइड लेजिस्लेशन, मतलब वही सब ही है कि इंटीग्रिटी पैक्ट जो है वो इम्प्रूव करेगी हर तरीके से कंपनी को भी और प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए प्रोसेस को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस चीज को अगर हम पॉजिटिव नोट पे देखें, तो एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी एनहांस होगी। कैसे एनहांस होगी? पहले जो पैसा चढ़ता था वो सारा अंदर ही अंदर खा लिया जाता था, अब जब कंपनी के अंदर भी और बाहर के प्रोसेस दोनों में ही करप्शन जो होगा वो कम होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। अब प्रॉब्लम्स क्या? इम्प्लीमेंटेशन। हमने इतने सारे पॉजिटिव चीजें पढ़ ली, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स भी तो होंगी, तो प्रॉब्लम ये है डिफिकल्टी इन गेटिंग ओवरसीज सप्लायर्स टू एक्सेप्ट IP। अब जो ओवरसीज यानी जो इंडिया के बाहर के जो सप्लायर्स है, उनके लिए इंटीग्रिटी पैक्ट को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होगा, कि वो लोग इस चीज पे क्वेश्चन पूछेंगे, और कहीं ना कहीं वो नेगोशिएशंस भी करते हैं, नेगोशिएशंस में भी टाइम होता है, तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशंस में वो पैसा जब इधर उधर एडजस्ट करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि करप्शन बीच में ही छुप जाए, तो कहीं ना कहीं ओवरसीज जो सप्लायर्स है उनके लिए एक्सेप्ट करना भी डिफिकल्ट है। प्लस मतलब कहीं ना कहीं ये जो नेगोशिएशन टर्म्स होती है, इन पे भी ये चीज प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती। उसके बाद डबल एज्ड स्वॉर्ड, इफ IP इज नॉट साइंड देन द हेड ऑफ एन कंपनी हैज टू फेस द क्वेश्चंस फ्रॉम द कंपनी। अब क्या होगा? अगर ये चीज IP अगर साइन नहीं होता, तो सबसे पहले क्या है, ये सबसे बड़ी चीज क्या है IP की, कि CVC जो कमीशन है, कोई भी कंपनी CVC को अकाउंटेबल होगी अगर ये पैक्ट साइन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी वालों का गला पकड़ा जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ फॉरेन कंपनी डजंट साइन इट, देन द कंपनी लूजेस इट्स वेंडर। अब जब इंडियन कंपनीज के लिए मैंडेटरी, इंडियन कंपनीज तो CVC के लिए अकाउंटेबल है, अब कहीं ना कहीं अगर वो CVC मांगेगी और फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंपनी ने देने से मना कर दिया, तो वो वेंडर तो इंडियन कंपनी के हाथ से चला गया ना। तो यही बात यहाँ पे आ रही है कि डबल एज स्वॉर्ड होगी कंपनीज पे, कि उनको अकाउंटेबल भी होना है और कहीं ना कहीं उनके वेंडर्स भी छूट जाएंगे। उसके बाद है डिसइंसेंटिव्स फॉर द गवर्नमेंट कंपनीज, इट इज एन अनड्यू एडवांटेज टू द प्राइवेट कंपनी। IP मेक्स द गवर्नमेंट कंपनी ऑफन टू कंप्लीट डिस्क्लोजर्स व्हाया फाइनल कंपनी इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। अब यहाँ पे यही बात आती है कि IP जो है वो PSUs पे लागू है या PCBs पे लागू है, बट कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो तो इधर उधर से छुप छाप के कहीं ना कहीं कर ही रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ही तलवार है, प्राइवेट कंपनीज तो फिर भी अपना करते ही रही हैं। उसके बाद है कंसर्न रिगार्डिंग द कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी। PSUs, अब देखो कहीं ना कहीं PSU जो होंगी उनको हर चीज CVC को अकाउंटेबल होनी होगी फाइनेंस के हर मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं करप्शन इन्वॉल्व होगा, तो CVC भी पकड़ने के लिए हर चीज प्रॉपर करेगी, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो PSUs होंगे उनकी जो कॉन्फिडेंशियल जो उनकी जो प्राइवेसी होगी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। अदरवाइज सेकंड प्रोविजन क्या होता है हमेशा हमारे पास, कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानना है, किसी गवर्नमेंट बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी नए लॉ के, तो हम RTI यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब RTI ऑलरेडी है, बट PSUs कुछ चीजें थी जो डिस्क्लोज स्टिल नहीं करती थी, बट अब वो उनको CVC को डिस्क्लोज करना होगा। अब क्या, IP है 3 प्लेयर्स। अब IP के पास 3 प्लेयर्स है, क्या है? एक मेन कंपनी है, एक बिडर है या वेंडर है या बायर है, और एक क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स। मैंने आपको बोलते ना इसके बारे में हम बात करेंगे, अब बात करते हैं। अब जो प्रिंसिपल कंपनी है उसको तो प्रिंसिपल कंपनी गिव्स एन अंडरटेकिंग बाय द प्रिंसिपल दैट इट ऑफिशियल्स विद नॉट डिमांड और एक्सेप्ट एनी ब्राइब्स, किकबैक्स, गिफ्ट्स, फैसिलिटेशन, पेमेंट्स एक्सेट्रा। अब इसमें जो
प्रिंसिपल कंपनी है वो तो बोलेगी कि हम लोग तो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते, और जो बिडर है वो भी बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो ऑफर नहीं करूंगा। सॉरी, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं, play a role only if the obligations of the IP are not fulfilled by the principal। अब ये important role क्या play करते हैं कि जब कहीं पे भी IP पैक्ट जो है मतलब इंटीग्रिटी पैक्ट वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो वहां पे इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर की एंट्री होगी, जो कि डायरेक्टली सीवीसी से क्या कहते हैं एडॉप्टेड है। सीवीसी ने 3 साल, अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना कि उन लोगों ने मेजर चेंजेस किए जिसमें उन्होंने 3 साल के लिए आईईएम को अपॉइंट किया, तो वही चीज होगी है कि ये मॉनिटर्स फिर एक्शन आ जाएंगे। अब वे अहेड क्या है, अवॉइड डुप्लीकेशन इन द ग्रीवेंस रिड्रेसल व्हेन एन एग्रीव पार्टी दैट सीक्स। अब इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं जब आईईएम आएगी तो वो क्विक डिसीजन मेकिंग करेगी, जब वो देखेगी कंपनी की वो सब फुलफिल नहीं हो रही, तो एक जो लेंदी प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं जैसे कोर्ट में जाना, इधर जाना, कॉस्टली अफेयर्स, मतलब आप लॉ सूट के लिए मतलब एडवोकेट हायर करो, हर चीज जो होगी वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आईईएम जो हैगी वो बेटर डिसीजन मेकिंग करेगी, वो वहीं पे डायरेक्ट एक्शन में आ जाएगी। तो यही था। इसके अलावा रिकैलिब्रेटिंग द रोल ऑफ आईएम। अब आईएम का रोल क्या होगा हम ये भी पढ़ लेते हैं। जब 2007 और 8 में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे तब आईएम क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब आईएम नीड टू अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल अ कंप्लेन हैज बीन रिसीव्ड। यहाँ पे आईएम को बोला गया है कि अगर इससे पहले की कंप्लेन हो, इट्स बेटर कि आप पहले ही एक्शन में आ जाओ, पहले ही आप एक स्ट्रेटजी फॉर्म कर लो। एंड द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी शुड मैनेज आईएम इफेक्टिव सिलेक्शन मेथड। अब क्या है, जो गवर्नमेंट है, ये सिविल सोसाइटी है, वो ये मतलब वो ये फॉर श्योर करे कि जो आईएम्स जो सिलेक्ट होंगे, आईईएम्स जो सिलेक्ट होंगे वो एक बेटर मेथड के थ्रू सिलेक्ट हो। ये ना हो कि जो आईएम्स है उनमें उन पीएसयूज से कि कोई रिश्तेदार या दोस्त ही हो, क्योंकि फिर तो वो कहीं ना कहीं ढील छोड़ते रहेंगे। IEMs should mutually share their experience about cases and circumstances। अब ये ना हो कि IEMs भी अपने अंदर प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो, वो लोग भी ये चीजें शेयर करें आपस में। Many a time the IIMs are located in different cities to avoid delays. PSU should go for the teleconferencing। अगर कभी IEMs दूसरी cities में है तो एक मेक श्योर करना है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तो पॉसिबल है ही है। IEM should not take to be monitored and tendered and bids but also monitor the execution of the work। अब IEMs का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो सब बिडिंग देख रहे हैं कि वहां पे करप्शन ना हो या फिर सब वो बाइंग सेलिंग में, बट इसके बाद की जो एग्जीक्यूशन वर्क होते हैं उन पे भी उनका फोकस होना चाहिए। There should be a procedure for removals of हाँ, अगर कोई जो IEM है अगर वो एथिकल तरीके से काम नहीं कर रहा तो एक प्रोसीजर होना चाहिए जिसके थ्रू वो उनको रिमूव कर सके। टाइम लिमिट फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवेंस। द कंप्लेंट्स फाइल्ड अंडर द सीवीसी शुड एड्रेस विद इन द 3 months। अगर सीवीसी के अंदर कोई कंप्लेंट फाइल हुई है तो आईईएम का वो काम आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आईईएम के हाथों में आएगा, तो फिर वो 3 महीने के अंदर अंदर वो एड्रेस्ड होना चाहिए। फिर है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ आईपी। और पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस शुड अडॉप्ट आईपी। अब क्या है कि जो आईपी है उसको हर लेवल तक हमें पहुंचाना चाहिए, ना कि इसको सिर्फ पीएसयूज या पीएचडी तक लिमिटेड रख के। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? इतना ज्यादा हमने इंटीग्रिटी पैक्ट के बारे में पढ़ लिया जिसमें आईईएम को एक्शन में लाया गया, जिसके अंदर एक मतलब एक तरीके से इनको वॉल डॉग के रूप में सेट किया गया, इनको सब बिडिंग और बाइंग तक मतलब लिमिटेड ना रख के हर तरीके के जैसे एग्जीक्यूशनल वर्क में भी इनको एक्शंस के लिए बोला गया। तो मतलब क्या है इससे कंक्लूजन निकलता क्या है कि इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इंडिया में करप्शन हद से ज्यादा है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज अ 80th पोजीशन अमंग 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द करप्शन। अब जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो हुआ था उसमें 180 में 80th नंबर पे इंडिया आता है। A revitalized integrity pact should prove milestone to ensuring people do not lose their rights due to corruption that appears to be institutionalized in almost every organization in India। अब यही बोला गया कि इंटीग्रिटी पैक्ट एक माइलस्टोन सेट करे सो दैट जो लोग हैं वो अपने राइट्स। अब क्या होता है मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले ले, कोई बॉडी है, मतलब कोई जैसे कोई कोर्ट का काम ले लो, वहां पे तहसीलदारी होती है जहां से रजिस्ट्रीज पास ऑन करवानी पड़ती है। वहां पे फाइल आगे पहुंचाने के लिए भी फॉर एग्जांपल पैसे खिला रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वो चीज गलत है। तो जो हमसे नेक्स्ट वाली फाइल होगी हम उससे पहले ही ऊपर आ जाएंगे। मतलब
कहीं ना कहीं फाइल्स ऊपर नीचे होती है, शफल होती है, यानी जो 3 महीने से वेट कर रहा है विदाउट करप्शन, बिना पैसा खिलाए, उसकी फाइल तो फिर भी डिले हो रही है ना। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आती है कि अगर करप्शन हटेगा तभी लोगों के राइट्स इंश्योर किए जाएंगे। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंप्लेन है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मेरे अंदर कोई कमी है या आज की कहीं पे मैं कहीं मिस हो गई हूँ तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखना। और आज का जो ये कंटेंट क्रेडिट है वो दृष्टि IAS को जाता है। इसी के साथ बाय बाय।